हेलो बच्चों। तो अब हम लोग पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं और ये अब जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्लास 9 का जो चैप्टर मोशन है उसके 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके सामने है यहाँ पे। तो इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इसके बाद जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 6 की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। ओके, क्रिएट योर फ्यूचर, अपना फ्यूचर आप क्रिएट करिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 वो इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को पूरा हमें ग्राफ से ही सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, पहली बात तो ये ग्राफ किस चीज़ का है। तो अगर हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करें तो बच्चों ये जो ग्राफ है ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इस पर ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम्हें आपको 3 ऑब्जेक्ट का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। एक है ग्राफ ए है, फिर ए का ग्राफ है, बी का ग्राफ है और सी का ग्राफ है। करना क्या है चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है। तो अगर तुम ग्राफ पे नज़र दौड़ाओ, अपनी जो ये पैनी नज़र है अगर ये तुम ग्राफ पे दौड़ाओ तो ये वाला जो ग्राफ गया है बच्चों ये किसका है, ए का है। ये वाला ग्राफ ए का है और उसके बाद ये वाला जो बी, ये वाला जो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से गया है ये बी का है और ये वाला जो ग्राफ गया है बच्चों वो सी का है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। फास्ट का मतलब समझते हो, फास्ट का मतलब होता है स्पीड, यानी कि इस सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी किसकी है, कौन से ग्राफ की सबसे ज़्यादा स्पीड है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे फास्ट ट्रेवल किया है या ट्रेवल कर रहा है। तो भैया तुम्हें पता है कि ये जो ग्राफ पढ़ रहे हैं ये हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें या पता करें तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा स्पीड। तो देखो यहाँ पे स्लोप, तो तुम्हें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप मेथड लगाते हैं तो हमें स्पीड पता चलेगी, लेकिन इसमें कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो ग्राफ है ग्राफ का एंगल हम पता कर लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन के साथ। ग्राफ का एंगल पता कर लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन के साथ। जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, मतलब जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप भी बड़ा और उसका स्लोप बड़ा तो उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस एंगल पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये ग्राफ किसका है, ए का है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, उस ग्राफ के अलॉन्ग हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल पता करेंगे। और वैसे ही ये जो ग्राफ यहाँ पे ये सी वाला गया है इसका भी क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो ग्राफ बी है उसके लिए भी क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। तो बच्चों यहाँ पे 3 हॉरिजेंटल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी है। ठीक, क्या करने के लिए, एंगल पता करने के लिए। हमें एंगल पता करना है कि किसी भी ग्राफ का हॉरिजेंटल लाइन, देखो यहाँ पे किसी भी ग्राफ का हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है, किसी भी ग्राफ का हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है, अगर ये पता चल जाए तो हमें स्पीड भी पता चल जाएगी। तो ये जो पहला ग्राफ है इसका हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल है वो इतना बड़ा बन रहा है। फिर ये वाला जो बच्चों ग्राफ गया है इसका हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है। फिर अगर तुम ध्यान दो तो ये जो बी वाला ग्राफ गया है, ये बी वाली जो लाइन यहाँ पे गई हुई है, अगर इसका एंगल हम लोग हॉरिजेंटल लाइन के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ निकालें तो उसका एंगल कुछ इस तरह से इतना बड़ा एंगल मिल रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ए का एंगल, सी का एंगल और ये बी का एंगल, किसका एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो बी का एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो अगर बी का एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, बी का एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो उसका स्लोप बड़ा है।
सबसे बड़ा है, और जिसका स्लोप बड़ा है उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी रोड पर एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर रहे होंगे या हैं? तो देखते हैं भैया कि तीनों लोग, तीनों ग्राफ या तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर, एक ही लोकेशन पे है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है? तो उसके लिए बच्चों ये टर्म एंड कंडीशन है कि तीनों का ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए, आपस में तीनों का इंटरसेक्ट करना चाहिए, किन्हीं दो से काम नहीं चलेगा, तीनों का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अगर तुम ग्राफ को चेक करो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन तीनों जहां इंटरसेक्शन तो हो रहा है लेकिन तीनों ग्राफ का नहीं हो रहा है। कहीं पर अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पर कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर बी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? बी इंटरसेक्ट कर रहा है और सी इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो सी और ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीनों कौन? ए, बी और सी, इनका ग्राफ कहीं पर भी इस तरह से या कैसे भी ग्राफ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इनका। इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, ये तीनों कहीं पर भी रोड पर एक साथ, एक ही लोकेशन पर नहीं है या नहीं रहे होंगे। फिर तीसरा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद हम ये ग्राफ को जूम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब बी ने ए को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा, बी ने ए को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा, यानी बी के ग्राफ ने ए के ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा, तो उस टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? फिर से सोच लो कि बी के ग्राफ ने ए के ग्राफ को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट किया था, उस टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके लिए ग्राफ को थोड़ा सा बच्चों जूम करना पड़ेगा, और इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। आजा, यहाँ पे देखो, ये है आपके सामने ग्राफ, और इस सब का सॉल्यूशन अगली स्लाइड में विद स्टेटमेंट अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं, और इसके पीछे वहाँ पे इसका मतलब एक इस स्लाइड के बाद इसका सॉल्यूशन लिखा है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं। तो अब भैया यहाँ पे देखो कि पहली बात देखो कि दोनों लोग इंटरसेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर देखो ए और बी इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ए और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए और बी जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें पता करना है। तो अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो ये देखो, ये जो बी वाला ग्राफ है और उसके बाद ये जो ए वाला ग्राफ है, ये दोनों लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो भैया जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो टाइम कितना हो रहा था? सर टाइम कैसे पता करें? ये रहा ना, ये किस लिए है? ये जो एक्स एक्सिस है ये किस लिए? ये टाइम बताने के लिए ही तो है। तो अगर तुम्हें टाइम पता करना है तो एक लाइन खींचो ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो जरा हम लोग टाइम पता करते हैं एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके। तो बेटा अगर हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि 0.8 और 1.2 के बीच में यहाँ पे कुछ क्या हो रहा था? टाइम हो रहा था जब ए ने बी को इंटरसेक्ट किया। ओके, तो उस टाइम पे सी कहाँ था, जरा ये पता करो। अच्छा, सी कहाँ था? ग्राफ चेक कर लेते हैं। ये ग्राफ सी का है बेटा। तो अब ये सी देखो, डिंग 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 करते हुए सी देखो ऐसे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इस टाइम पे ग्राफ कहाँ था सी का? तो इस टाइम पे अगर हम ग्राफ देखें तो ये रहा। पकड़ लिए? पकड़ने की कोशिश करना, ये ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ पे 0.4 ऐसे टाइम के बढ़ने के साथ इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा। और यहाँ पे इसको हमने पकड़ लिया कि इस टाइम पर, टाइम तो सेम है ना, पॉइंट अलग अलग है लेकिन टाइम तो सेम है। तो इस टाइम पर इस टाइम पर जो सी है बेटा वो कुछ यहाँ तक पहुँच चुका था। कहाँ तक पहुँच चुका था? इस पॉइंट तक पहुँच चुका था। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इस पॉइंट तक कौन पहुँच चुका था? सी पहुँच चुका था। अच्छा,
तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही तो पता करना है। तो अब डिस्टेंस कैसे पता करें भाई? टाइम के लिए तो हम एक्स एक्सिस को देख लिए, अब डिस्टेंस के लिए किसको देखें? यस, सही कह रहे हो, डिस्टेंस के लिए हम किसको देखेंगे? वाई एक्सिस को देखेंगे, क्योंकि वही वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस लिखा है। तो उसके लिए हम लोग एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पर ड्रॉ करेंगे? वाई एक्सिस पर। तो सी के लिए करते हैं। तो बेटा जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये लाइन जाती हुई दिख रही होगी, और ये लाइन कहाँ पे पहुंच गई है? 8 पर पहुंच चुकी है। ये लाइन जो आपको दिख रही है कहाँ पे पहुंच चुकी है बेटा? ये लाइन 8 पर पहुंच चुकी है। अच्छा, मतलब जब ए ने बी को इंटरसेक्ट किया तो उस टाइम पर सी 8 किलोमीटर पर था। फिलहाल तो ये देख के यही पता चल रहा है कि जब ए ने बी को इंटरसेक्ट किया तो उस टाइम पर सी 8 किलोमीटर पर था। ओके, तो यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने किलोमीटर पे था या कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो हमारा आंसर तो आ गया 8 किलोमीटर। नहीं, आंसर नहीं आया। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ये जो सी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? सी का ग्राफ है। ये ओरिजिन से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। फोकस करो यहाँ पे, ओरिजिन से तो बी का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। सी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 8 किलोमीटर बेटा ये ओरिजिन से है। मतलब ये जो यहाँ पे 8 किलोमीटर लिखा है ना, ये डिस्टेंस कहाँ से है? ओरिजिन से है। अगर सी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होता तो हमारा आंसर आ गया होता कि जो सी है वो 8 किलोमीटर पर है, उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन वो यहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीरो से उसने चलना ही नहीं शुरू किया, वो तो कुछ इस पॉइंट से चलना शुरू हुआ है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने कवर ही नहीं किया, उतना डिस्टेंस उसने चला ही नहीं। तो इतना डिस्टेंस हम टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। लेकिन उतना तो वो चला नहीं है क्योंकि उसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इतना पॉइंट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड बचेगा जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है। अब क्या करना है वो तो पता चल गया, लेकिन कैसे करना है वो मैं बताएगा। मैं आपको बताता है कि कैसे करना है। तो देखो कैसे करना है, क्या करना है समझ गए हो ना? इतना जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देना है, लेकिन पता तो चले इतना डिस्टेंस क्या है, कितना है। तो उसके लिए देखो जुगाड़ लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। तो बेटा देखो पहले हम लोग गिनते हैं बॉक्सेस। ठीक, ध्यान रखना करना क्या है, बार बार नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना करना क्या है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालकर 8 किलोमीटर में से माइनस कर देना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालकर 8 किलोमीटर में से माइनस करना है। तो अब हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक, अब देखो देखना समझना। अगर ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, नहीं जानते हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना है, नहीं पता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो पता है, 0 से 4 तक की डिस्टेंस तो पता है। यस सर, कितना है? 4 किलोमीटर। अच्छा, 0 से 4 कितना है? 4 किलोमीटर है। ठीक है, इस 4 किलोमीटर के अंदर अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं जरा गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 किलोमीटर के अंदर 7 बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको कि 7 बॉक्सेस कितने किलोमीटर में आ रहे हैं? 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। ऐसा ग्राफ पे शो किया गया है। 7 बॉक्सेस कितना? 4 किलोमीटर। तो ये बताओ कि एक बॉक्स कितना किलोमीटर कवर कर रहा होगा, या एक बॉक्स के लिए कितना किलोमीटर होगा, ये कैसे पता करें? तो भैया इसका एग्जाम्पल है, जैसे तुम जानते हो कि 50 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट? 50 चॉकलेट अगर 500 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी? वही जो यहाँ करोगे वही सेम चीज यहाँ करना है। 50 चॉकलेट अगर 500 की है तो एक चॉकलेट कितने की? एक चॉकलेट होगी बेटा, कैसे पता करोगे? 500 को 50 से डिवाइड करके। सही बात है, तो वही चीज यहाँ पे करना है। 7 बॉक्सेस अगर 4 किलोमीटर शो कर रहे हैं तो एक बॉक्स कितना शो करेगा? 4/7 किलोमीटर शो करेगा। सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो इतना पता चल गया कि एक बॉक्स जो है, ये देखो इसको कलर कर दे रहे हैं, एक बॉक्स कितने किलोमीटर का है? 4/7 किलोमीटर का है। और कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस निकाल कर माइनस करनी है?
तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना बॉक्स कवर हो रहा है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। तो बेटा एक बॉक्स अगर 4/7 किलोमीटर का, तो 4 बॉक्स यानी 4 बॉक्सेस कितने किलोमीटर के हो जाएंगे। अब भाई अगर एक चॉकलेट दिख रहा है आई थिंक आपको, अगर एक चॉकलेट 500/50 रुपए का, यानी कि काटो इसको बेटा, काटो 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 काटो, 10 है, 10 रुपए का, 10 रुपए तो कुरकुरे, 10 रुपए का क्या है, ठीक। अगर एक चॉकलेट आपको 10 रुपए की मिल रही है, तो मान लो अगर कहा जाए कि 5 चॉकलेट कितने की होगी, तो तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, पहले वाले में तो डिवाइड किए, लेकिन अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 5 को किससे करोगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। एक बॉक्स अगर 4/7 किलोमीटर का, तो 4 बॉक्सेस कितने के हो गए, तो 4/7 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 4 बॉक्सेस है ना, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16/7 किलोमीटर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, क्या निकल गया, ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। भैया इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, छोटे छोटे डिस्टेंसेस को काउंट करना है, बॉक्सेस को काउंट करना है, बहुत बड़ा आपको यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितनी निकल आई है, वो निकल आई है 16/7 किलोमीटर। अब क्या करना है, टोटल कितना है 8 किलोमीटर, उसमें से 16/7 किलोमीटर माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए माइनस कर देते हैं। याद रखो 16/7, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 16/7। ये सब सॉल्यूशन हूबहू अगली स्लाइड में लिखा है, तो वहीं से आप नोट कर लेंगे। तो 16/7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तो 16/7 हो गया, ठीक है। तो पूरा कितना है 8, पूरा 8 किलोमीटर। अब उसमें से 16/7 किलोमीटर हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्यों कर रहे हैं, पहले ही बता दिया है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 माइनस 16 और अपॉन में आ गया 7। तो भैया कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40/7। तो यहाँ लिख देते हैं 40/7, 40 कितना, 40/7 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस किसने कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया है सी ऑब्जेक्ट ने, जब ए ने बी को क्या किया था, इंटरसेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं जो हमें निकालने होते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसी खुशी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जानते हो क्या कहा है, इसके बाद ये कहा है कि जब बी ने सी को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक, जब बी ने सी को इंटरसेक्ट किया है, तो यहीं पे कहीं इंटरसेक्ट हुआ है, दिख रहा है आपको। जब बी ने सी को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो उस टाइम तक, सुनना ध्यान से, उस टाइम तक उस टाइम तक बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। आई होप यही क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। छोटा हो जा, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लिखा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। मतलब कह रहा है कि जब, देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब बी ने सी को पास किया यानी इंटरसेक्ट किया, तो बी ने सी को कुछ यहाँ पे बच्चों क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो उस टाइम पे बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो फिर वही वैसे ही निकालना है। तो बी ने सी को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ढूंढो कि उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ किया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। अब ये पता करो कि इस टाइम पर बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन किस पर खींचे, वाई एक्सिस पर खींचें कि एक्स एक्सिस पर खींचें। तो तुम देखो डिस्टेंस तो यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, कहाँ पे, एक लाइन खींच देंगे बेटा वाई एक्सिस पर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और बी ने सी को वहीं इंटरसेक्ट किया है, और बी ने इतना डिस्टेंस क्या कर लिया है, बी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। जब बी ने सी को इंटरसेक्ट किया तब बी कुछ यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये डिस्टेंस तुम पता कर लो, पहले ये देख लो कि क्या ये ओरिजिन से चलना शुरू हुआ है, कौन, बी। तो यस, बी जो है वो कहाँ से चलना शुरू किया है, ओरिजिन से। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तुम्हें पता करनी है, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ गए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि 0 से 4 तक तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, लेकिन उसके बाद 2 बॉक्स और ऊपर है,
तो उन दो बॉक्सेस का डिस्टेंस कैसे पता करें? यस, तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि एक बॉक्स कितने किलोमीटर का था? एक बॉक्स था 16/7 किलोमीटर, इतना ही था ना आई थिंक ना, एक बॉक्स इतने का नहीं था, एक बॉक्स था, हाँ एक बॉक्स कितने का था? अरे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7, एक बॉक्स कितने किलोमीटर का था? 4/7 किलोमीटर का था। तो यहाँ पे दो बॉक्स हमें और ज़्यादा निकालना है, तो दो बॉक्सेस का निकाल लो। तो बेटा एक बॉक्स अगर 4/7 किलोमीटर का है तो टू बॉक्सेस कितने के हो जाएंगे? तो 4/7 इंटू 2 यानी कि 8/7 किलोमीटर, 8/7 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर तो वो चला ही चला है बेटा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर तो चला ही चला है, और इतना उसने और चला है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 8/7 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर में 8/7 किलोमीटर प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी व्हेन इट पासेस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर ये, और कितना और चला है? 8/7 किलोमीटर, ये दोनों को जोड़ दो तो 7 चौक 28 होता है, 28 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर और अपॉन में 7, तो कितना हो जाएगा? 36/7 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया है बी ने, वो जब उसने सी को पास किया। तो आई होप आपको ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस निकालना, बॉक्सेस का डिस्टेंस निकालना आया होगा। कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हुआ होगा, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका वेट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। और नहीं आया तो फिर आप जो है वीडियो को फिर से रिवर्स करके और आप जो है उसको देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। अब भैया देखो इसका सबका सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। पहला देखो लिखा है बी कवर कर रहा है मोर डिस्टेंस, दूसरे में नेवर नहीं होगा। अब यहाँ पे जब बी ने ए को पास किया था तब सी जो है वो 8 किलोमीटर पर था, मतलब 8 किलोमीटर पे था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने 8 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो जब टाइम 0 था तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 16/7। टाइम 0 था तब सी का जो है सी वॉज एट 16/7 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको पेन की हेल्प से बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है? टाइम तो 0 है ना, सोचो सोचो सोचो, यहाँ से यहाँ तक कितना है? टाइम 0, क्योंकि सी का ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है? 0। तो जब 0 टाइम था तब जो सी था वो कहाँ पे खड़ा था? 16/7 किलोमीटर, क्योंकि ये पॉइंट जो हमने निकाला है वो कितना है? 16/7 किलोमीटर। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है? 16/7 किलोमीटर एट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई टाइम नहीं था, ग्राफ आगे बढ़ा ही नहीं था। ठीक, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि जब टाइम 0 था तब ये था, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो देखो 8 में से 16/7 को माइनस करके 40/7 किलोमीटर आंसर आ गया। फिर बी ने जब सी को पास किया था तब वो कितने पे था? 36/7। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 36/7 किलोमीटर, समझा दिया है। अब जब वो t0 था तो बी कहाँ पे था? देख लो, जब टाइम 0 था, टाइम 0 था, टाइम 0 कहाँ होगा? यहीं पे तो टाइम होगा, क्योंकि इधर से टाइम बढ़ेगा, इधर से डिस्टेंस बढ़ेगा। जब टाइम 0 था तो जो ग्राफ था, बी का ग्राफ था, वो भी किस पे था? 0 पे था। जैसे इससे पहले वाले में जब टाइम 0 था तो सी का ग्राफ यहाँ पे था। दोनों में अंतर देखो, दोनों में डिफरेंस निकालो। जब टाइम 0 था तो सी का ग्राफ यहाँ पे था, ठीक है, और जब टाइम 0 था तो बी का ग्राफ यहाँ पे था। तो जब टाइम 0 था तो बी भी 0 पे था, लेकिन जब टाइम 0 था तो सी कहाँ पे था? 16/7 किलोमीटर पे था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया, इसको नोट कर लेना आप। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है आसान है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसको जेंटली ड्रॉप किया जाता है। जेंटली मतलब होता है बड़े प्यार से उसको क्या किया जा रहा है?
बड़े प्यार से उसको ड्रॉप किया जाता है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि एक कह सकते हो आप क्या क्या कह सकते हो, बॉल है उसको बड़े ही प्यार से ऊपर से छोड़ा गया। बड़े प्यार से ऊपर से छोड़े जाने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 है। ठीक, जैसे मान लो ये है, यहाँ से इस पार्ट से बॉल को यहाँ छोड़ा जा रहा है, ये है ग्राउंड। ठीक, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से बॉल को क्या किया जा रहा है, यहाँ से बॉल को जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है। तो बेटा जब बॉल को ड्रॉप किया जा रहा था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी नहीं होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उसको कहाँ से फेंका जा रहा है, 20 मीटर से। तो भैया जब 20 मीटर से उसको फेंकोगे तो वो यहाँ नीचे तक आएगा, ठीक, ग्राउंड तक आएगा। तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी दे रखी है, ग्राउंड से उसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर, वही दिया है, ग्राउंड से उसकी हाइट मतलब कितने ऊपर से फेंका जा रहा है। फिर कह रहा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब अब वो जैसे जैसे नीचे आ रहा है कौन, बॉल, उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है, चेंज हो रही है। किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो रेट दे रखा है, यानी ए दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, फिर कह रहे हैं डिक्री, हाँ व्हाट वेलोसिटी, फिर कह रहे हैं कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब वो जो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो जब बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि हमें v की वैल्यू पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी। फिर क्या कह रहा है कि एट व्हाट टाइम इट विल, हाँ कि टाइम भी तो लगेगा ना, चुटकी बजा के थोड़ी आ जाएगा, कुछ टाइम, कुछ सेकंड, कुछ टाइम तो लगेगा। तो भैया ये सारी चीजें हमें पता है और v और t की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है, कुछ तो पढ़ रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू, सॉरी s इज इक्वल टू नहीं, क्या था भैया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन पढ़े हो। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या पढ़े हो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे ये 3 इक्वेशन है। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज करके हमें v और t की वैल्यू निकालनी है। तो जब तक सोच रहे हो तब तक हम इसका गिवन लिख देते हैं, सोचिए, सोचते रहिए, तब तक हम इसका गिवन लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो गिवन दिया है वो क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बॉल की, कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u बराबर दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर और नेक्स्ट, फिर उसके बाद हाइट, डिस्प्लेसमेंट कितना है या हाइट कितनी है, तो हाइट है जिसको हम लोग यहाँ s से दिखाएंगे, s से डिनोट करेंगे, हाइट दे रखी है 20 मीटर। ठीक, उसके बाद फिर जो इसकी हाइट है बेटा वही इसकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा ना, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में। तो हाइट कितनी है उसकी 20 मीटर। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितना है बेटा, a बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये एक्सीलरेशन है। अब भैया अर्थ की तरफ है तो पॉजिटिव ले लिए। कुछ साइन कन्वेंशन भी होता है बच्चों, साइन कन्वेंशन ये है कि जो कोई एक डायरेक्शन मान लो, तो जिस डायरेक्शन को तुम सपोज कर रहे हो उसको पॉजिटिव, और अगर उस डायरेक्शन का अपोजिट में कुछ हो रहा है तो नेगेटिव। लेकिन अभी उसके चक्कर में ना पड़े। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, हाँ फिर उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, हाइट ये हो गया, एक्सेलरेशन ये है। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ गिवन हो गया टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये फाइनल वेलोसिटी दिखानी है। और t फॉर क्या दिखाना है, टाइम, टाइम, टाइम t दिखाना है। तो अब बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा इक्वेशन यूज करें, पहला, दूसरा कि तीसरा। गिवन ओवन तो भैया लिख दिए, तो पहला, दूसरा कि तीसरा कौन सा यूज किया जाए। तो अगर हम पहला यूज करें तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए, और ये हमें पता है तो लगा लेते हैं पहला। ये लो, हमें तो तुरंत पता चल गया कि क्या लगाना है, क्या सॉल्व करना है।
वेरी वेरी गुड, दैट इज द पॉइंट बच्चों। चलो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की वैल्यू उठाओ, v की वैल्यू तो पता करनी है, u की वैल्यू उठाओ 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है आपके 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना दे रखा है? अच्छा टाइम भी तो नहीं दिया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, टाइम भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं यूज करेंगे। व्हाट अबाउट सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, ये इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे बेटा हमने टाइम नहीं देखा कि दिया है कि नहीं दिया है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो s की वैल्यू तो दे रखी है ना 20, तो 20 लिख दो। u की वैल्यू नहीं पता 0, टाइम की वैल्यू नहीं पता t, और प्लस हाफ, और a की वैल्यू हमें पता है 10, और t की वैल्यू फिर नहीं पता तो t का स्क्वायर। ठीक, सारी वैल्यूज आई होप हमने सही पुट करी है। लेट मी चेक इट आउट, गेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो भैया यहाँ से अब थोड़ा सा देखो, ये इसके 2 से इसको काट दिए कितनी बार में? 5 बार में। 0 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 20 बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, लिख नहीं रहे उसको, तो यहाँ पे आया 20 बेटा। 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 5t का स्क्वायर, तो ये हो गया 5t का स्क्वायर। 5 इधर डिवाइड में आएगा तो 20/5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया? t स्क्वायर के। तो ये कट के कितनी बार? 4 आ गया, तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। तो t बराबर क्या आ जाएगा? तुम्हें पता है √4, तो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? प्लस माइनस में आएगी, लेकिन हमें पॉजिटिव, भाई टाइम तो पॉजिटिव रखना है। t की वैल्यू कितनी हो गई? 2 क्या इसमें? सेकंड में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के अंदर अंदर, कितने सेकंड के अंदर अंदर? 2 सेकंड के अंदर अंदर उसने क्या कर लिया बेटा? क्या 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 कर लिया? t सेकंड के अंदर अंदर वो यहाँ से और ग्राउंड तक पहुँच जाता है। तो टाइम निकाल लिया है। अब यहाँ पे लिख दो स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे? एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड द बॉल, आफ्टर 2 सेकेंड द बॉल विल strike the ground, the ball will strike the ground। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लेते हैं, उसके बाद अभी हमें v की वैल्यू भी यहाँ से निकालनी है। तो t पता चल गया, अब हम चाहें तो पहला क्वेश्चन भी आराम से लगा सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब इसको इरेज करने जा रहे हैं, और हमें t की वैल्यू 2 सेकेंड मिल गई है, वो हमें याद रखना है। तो 2 सेकेंड के बाद वो क्या करेगा? ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक, नाउ क्या, अब फिर से अब क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पहली क्वेश्चन लगाएंगे। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली क्वेश्चन यूज करेंगे। तो अब पहली क्वेश्चन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बच्चों v की वैल्यू सर निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हाँ 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हम लोगों ने कितना निकाला है? 2 निकाल लिया है। ठीक, तो भैया v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 0 का कोई मतलब नहीं, 20 और 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ चुकी है v की वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इंक्रीजेज इतना, व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक? तो द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन क्या लिखा जाए? द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द, क्या लिख दिया? द वेलोसिटी ऑफ बॉल will it strike on the ground, velocity of ball will be, ठीक है।
विल बी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, बस व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, इतना लिख दो बहुत है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और लगाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं। भैया सब तो हटा दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8 है ये, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ये देखो तुम्हें क्या दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, दिख रहा होगा, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। फिर क्या करना है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। अच्छा, ओके, वेरी गुड। मतलब अब यहाँ पे इसको पहले थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं और इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको दे रखा है, इस ग्राफ को पढ़ना है, समझना है और फिर हमें आंसर देना है। कैसा आंसर देना है? तो बेटा देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ में उसने कहा है कि पहले 4 सेकंड में, ध्यान रखना, उसने क्या कहा है, पहले 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें पता लगाना है, ठीक। कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये हमें पता लगाना है। तो फिर अब क्या करें? तो पहले 4 सेकंड कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 से धीरे ऐसे बढ़ता गया यहाँ पे ये रहा 0 से कितना सेकंड, 4 सेकंड। तो पहले पता तो कर लें कि 0 से 4 सेकंड है कितना। तो बेटा 0 से 4 सेकंड ये है, थोड़ा पतला बनाते हैं, 0 से 4 सेकंड ये यहाँ पे है और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। एक हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दी। अब ये जितना पोर्शन है, जितना पोर्शन यहाँ पे हम शेड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इतने का हमें क्या निकालना है, इतने का हमें एरिया निकालना है, जिससे कि हमें क्या पता चल जाए, डिस्टेंस पता चल जाए कितनी कवर हुई है। अब बेटा ये जो तुम्हें यहाँ पे ये शेप दिख रहा है, ये शेप कोई एग्जैक्ट किसी चीज़ का शेप तो है नहीं। तो अब हम लोग इसका कैसे क्या करें कि कैसे पता चले कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। और ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ कौन सा है? ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो क्या क्लास में कोई मेथड आपको पढ़ाया गया है कि स्पीड टाइम ग्राफ में कौन सा मेथड यूज़ करें ताकि हमें डिस्टेंस पता चल जाए? सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग तो सबके पास है, लगाइए दौड़ाइए। तो भैया तुम्हें पता है कि, चलो सोचो, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी नो that in speed time graph, we know that in speed time graph the area, हाँ, the speed time graph the area, रुको उसको फिर से लिखते हैं, in speed time graph the area covered under the graph क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। वाव, क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तुम्हें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर किया जाता है ग्राफ के द्वारा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तो मतलब ये जितना भी पोर्शन हमने शेड किया है, अगर इसका एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी ने 0 से 4 सेकंड तक, आदमी 0 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, ठीक। तो अब कैसे निकालोगे? क्या ये ट्रेपेजियम है? क्या ये ट्रायंगल है? क्या ये रेक्टेंगल है? भाई अगर कोई शेप हमें पता चल जाती तो उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस का यूनिट काउंट कर लेते, वाई एक्सिस का कर लेते, मल्टीप्लाई कर देते, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन बेटा ये कोई शेप तो दिया नहीं है, तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालें? क्योंकि जब इसका एरिया निकालोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा, तभी पता चलेगा कि जब बॉडी 0 से 4 सेकंड पर पहुंची या 0 से 4 सेकंड तक चली तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे निकालें इसका एरिया? तो इसका एरिया निकालने का एक बेहतरीन तरीका है, हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया में जितना बॉक्स कवर हो जा रहा है,
यानी ये जो जितना पोर्शन शेडेड है, इस शेडेड पोर्शन में जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं सबको काउंट कर लो और एक बॉक्स का एरिया निकाल लो। ठीक, एक बॉक्स का एरिया निकाल लो, जितने बॉक्सेस आ रहे हैं उनको काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा। यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो क्या करेंगे, एक बॉक्स का एरिया हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब एक बॉक्स का एरिया निकलेगा कैसे, प्रॉब्लम तो ये है कि एक बॉक्स का एरिया निकलेगा कैसे। तो चलो निकालते हैं एक बॉक्स का एरिया। ठीक, अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, उसकी लेंथ पता करनी पड़ेगी और ब्रेथ। तो सुनो, ये एक बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोई भी बॉक्स उठा लो, ये एक बॉक्स है। ठीक, ये एक बॉक्स है, इसका अगर हमें लेंथ पता करना है, ठीक, तो एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे, और अगर मान लो इसका ब्रेथ पता करना है या दूसरी साइड पता करनी है तो हम लोग वाई एक्सिस से बातचीत करेंगे। आपको समझ में आ गया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो अगर ये साइड पता चल जाए और ये साइड, दो साइड पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक बॉक्स का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये इस साइड का पता करने के लिए एक्स एक्सिस से बातचीत, और इस साइड का पता करने के लिए इस साइड, इस जो है क्या नाम, वाई एक्सिस से बातचीत करनी पड़ेगी। तो चलिए बातचीत करते हैं, चलिए बातचीत करते हैं, कर लिया जाए। तो भैया लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो साइड ऑफ वन स्क्वायर, साइड ऑफ वन स्क्वायर कैसे पता करोगे, साइड ऑफ क्या लिखेंगे, हाँ साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड, फर्स्ट साइड, क्या लिखा, साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी होगी बताइए। ये वाली साइड हमें पता करनी, एक स्क्वायर की साइड पता करनी है, कैसे पता करें। तो भैया यहाँ से यहाँ तक देखो, 0 से 2 कितना सेकंड हो रहा है, 0 से 2 2 सेकंड हो रहा है। ठीक, देखो ध्यान से समझना, 0 से 2 कितना सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड हो रहा है, सही बात है ना। उस 2 सेकंड के अंदर अंदर, 2 सेकंड या 2 यूनिट के अंदर अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, तो कह सकते हो 1 2 3 4 5, 2 यूनिट के अंदर अंदर 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। यानी कि जो 5 बॉक्सेस हैं बच्चों, 5 बॉक्सेस हैं, वो कितने सेकंड, 2 सेकंड के बराबर है, या 2 सेकंड को पूरा करने के लिए 5 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स का मतलब कितना होगा, अभी इससे पहले भी इस तरह से क्वेश्चन किए थे, 5 बॉक्सेस के लिए 2 सेकंड, तो एक बॉक्स के लिए कितना होगा, 2/5 सेकंड, एक बॉक्स के लिए 2/5 सेकंड। ये क्या निकला, ये इस बॉक्स की ये वाली साइड, यानी कि एक्स एक्सिस पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी साइड हमें पता चल गई, एक बॉक्स के लिए 2/5 सेकंड। तो भैया साइड ऑफ अ स्क्वायर नहीं, साइड ऑफ अ बॉक्स, तो साइड ऑफ अ बॉक्स कितना हो गया, 2/5 सेकंड। ठीक, अब इधर वाली साइड पता कर लेते हैं, चलिए करते हैं अनदर साइड। अब ये वाई एक्सिस पे बातें चलेंगी, ऑन वाई एक्सिस। ठीक, ऑन वाई एक्सिस, ओके, ऑन वाई एक्सिस अनदर साइड, ऑन वाई एक्सिस अनदर साइड ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, अनदर साइड मतलब दूसरी साइड भी पता कर लो। ठीक, अब चलो यहाँ दूसरी साइड पता कर लेते हैं, कौन सी साइड, ये वाली साइड पता कर लेते हैं, ये वाली साइड। ठीक है, अब ये साइड कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग किससे बातें करेंगे, इस वाले से, वाई एक्सिस से। तो अगर तुम देखो तो 0 से 2 के बीच में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, तो 0 से 2 के बीच में आ रहा है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। ठीक, 0 से 2 के बीच में 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, और ये क्या है, स्पीड है, यानी कि 3 बॉक्सेस के लिए 3 बॉक्सेस दिखानी पड़ रही है, कितनी स्पीड के लिए, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बताने के लिए 3 बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही है। सुनना ध्यान से, 2 मीटर पर सेकंड बताने के लिए 3 बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही है। तो एक बॉक्स बताने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 2/3 मीटर पर सेकंड की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये क्या आ गया, ये इधर की यूनिट आ गई, उसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड। कुछ अजीबोगरीब साइड आ रही है, मीटर पर सेकंड में आ रही है, सेकंड में आ रही है, लेकिन यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें दोनों साइड का मैग्नीट्यूड पता चल गया है, किसमें पता चला है, ये फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पता चल जाना चाहिए, वैल्यू पता चल जानी चाहिए, बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का एरिया कैसे आएगा, अब
तुम्हें पता है भैया, अगर किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है तो उसकी एक साइड और दूसरी साइड, एडजेसेंट साइड, जुड़ी हुई साइड अगर हमें पता चल जाए, दो साइड पता चल जाए, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो, ये क्या है 2/5, 2/5 सेकेंड, और भैया 2/5 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4/15 मीटर। सर ये मीटर कैसे आ गया? तो देखो ये सेकंड है भाई, 2/5 सेकंड है, और मल्टीप्लाई 2/3 क्या है, मीटर पर सेकंड। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किए तो यूनिट को यूनिट से भी तो करोगे, तो सेकंड की यूनिट को अगर मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही तो लिख सकते हो, तो सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा, मीटर बचा। तो बेटा ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो गया 4/15 मीटर हो गया एक बॉक्स का। अब बस थोड़ा सा काम और बचा है। अब थोड़ा सा काम ये बचा है कि हम पता कर लें कि इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक, एक बॉक्स का हमने एरिया निकाल लिया, अब हमें पता करना है कि कितने बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं। तो गिन लो कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, उसके बाद 61, उसके बाद फिर 61, और ये सबको दोनों को मिला के 62 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, 62 बॉक्सेस हो गए, कहीं कहीं पर भी 65 भी है, 63 भी है, लेकिन चलो ठीक है, ऑन एवरेज 62 बॉक्सेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं? हेयर 62 boxes, 62 boxes are enclosed, 62 boxes are enclosed under the graph, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा, फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। ठीक, ओके। तो अब क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ 62 बॉक्सेस, तो 62 बॉक्सेस का एरिया निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू एक बॉक्स का एरिया कितना आया है 4/15, तो 62 का कैसे आएगा, तो 4/15 मल्टीप्लाइड बाई 62, ये सब तुम लोग जानते हो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो भैया काटो इसको, तो 5 1 जा 5 हो गया, और 5 1 जा 5, 1 इधर है 12, 5 2 जा 10, और 2 है तो 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 12.4। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 1 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 चौक 16, कैरी 1, 12 चौक 48, और 49, तो भैया 49.6 क्या आ जाएगा, 49.6 मीटर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, इसका इस इतने पोर्शन का एरिया आ गया, और यही क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। सो देयरफॉर लिख दो यहाँ पे बेटा आप, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू कवर, कितना कवर करने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू कवर ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड ही तो पूछा है, 0 to 4 सेकेंड इज कितना हो गया, अराउंड 49.6 मीटर, और ये बेटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। देखो 9th के लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया, इसमें जितने बॉक्सेस है वो गिन लिया, और उससे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स का एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला भाई, एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालोगे, तो भाई तुम्हें दो साइड उसकी पता करनी पड़ेगी। तो हॉरिजेंटल साइड पता करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस से बातें किए,
और वर्टिकल साइड पता करने के लिए हम लोग वाई एक्सेस से बातें किए। जब दोनों चीज़ें पता चल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हमें एक बॉक्स का एरिया मिल गया। जब एक बॉक्स का एरिया मिल गया तो हम लोग क्या किए, उसको जितने बॉक्सेस थे उतने मल्टीप्लाई कर दिए और डिस्टेंस हमें पता चल गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और उसके बाद फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। और उसके बाद बी पार्ट क्या पूछ रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। मतलब इस ग्राफ में जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन कब करना स्टार्ट कर रही है। तो भैया यूनिफॉर्म मोशन तब स्टार्ट करेगी जब इसकी स्पीड होगी कांस्टेंट, और इसकी स्पीड कांस्टेंट होना आई थिंक 6 सेकंड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 6 सेकंड से इसकी स्पीड होना, यहाँ से 6 सेकंड से उसकी स्पीड कांस्टेंट होना शुरू हो रही है। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो भैया फ्रॉम 6 सेकंड से, 6 सेकंड से अगर इसको हम ए पॉइंट बोल दें या 6 सेकंड बोल दें, तो 6 सेकंड से जो मोशन है वो कैसा हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया है। 6 सेकंड से यहाँ से जो मोशन है, आगे का मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड देख रहे हैं ऊपर, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट, सीधी लाइन है ना, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आप पीछे मिल जाएगा, इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ए बी ऑफ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। अब ए बी कहाँ है, ए बी तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, तो यहाँ से ए से और यहाँ बी तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन, वो हम एक और छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें समझा देंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।